बेटी लो, बहू दो। उर्मिला और जतिन के दो बच्चे थे, बेटा शिखर और बेटी शर्मिला। उर्मिला बहुत ही पुराने ख्यालों वाली औरत थी और आज तक अपने खानदान की 100 साल पुरानी रस्मों को निभाती आ रही थी। उसके खानदान का ये रिवाज था कि वे जिस घर से बहू लेकर आते थे, अपनी बेटी को भी उसी घर में ब्याहते थे। कहने का मतलब है कि उनकी खानदान में प्रचलन था कि बेटी दो, बहू लो। अब बुजुर्गों ने ये परंपरा क्या सोचकर बनाई, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की यही खास बात है कि परंपरा को आने वाली पीढ़ियां अपना धर्म समझकर बस निभाती चली जाती हैं। तो भाई उर्मिला ने तो ऐलान कर दिया था कि वो शादी तो अपने बेटा बेटी की एक ही मंडप से करेगी। उसी घर से बारात आएगी और उसी घर को बारात जाएगी। उर्मिला के जिद के कारण दोनों बच्चों के लिए सही रिश्ता ढूंढना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि आज के मॉडर्न परिवेश में ऐसी पुरानी परंपराएं निभा पाना लगभग असंभव सा है। उर्मिला, तेरी बेटी शर्मिला के लिए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरी बेटी की सहेली है ना रक्षा, उसकी मम्मी तेरी शर्मिला को बहुत पसंद करती है। भाई मैंने तो बीच में पढ़ने के बजाय तेरा पता उन्हें दे दिया है। थोड़ी देर में वो लोग तेरे घर पहुंचते ही होंगे। अब तू जाने और तेरा काम जाने। अच्छा किया तूने। ये सारी बातें ना फोन पर हो भी नहीं पाती। सामने बैठकर बातें करेंगे तो सब बातें साफ भी हो जाती हैं। कुछ देर के बाद शर्मिला के लिए रिश्ता लेकर एक महिला उनके घर आती है। बहन जी, आपकी बेटी शर्मिला मेरी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आपकी बेटी शर्मिला तो मुझे कॉलेज के समय से ही बहुत पसंद है। आप भी एक बार आकर मेरे बेटे से मिल लीजिए ना, फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं। बेटा तो आपका वाकई बहुत ही लायक है, लेकिन बहन जी मेरी एक शर्त है। शर्त क्या, आप इसे हमारे खानदान की परंपरा समझ लीजिए कि हम बेटे का रिश्ता उसी घर में करते हैं जहां से हमें अपने बेटे के लिए दुल्हन भी मिल सके। ये क्या बात करिए बहन जी आप, मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से तभी कर सकती हूँ जब आप भी अपनी बेटी कीर्ति की शादी मेरे शिखर से करने को तैयार हो। अरे ये क्या परंपरा हुई, ये तो बड़ी बेतुकी की बात है। अपनी ननद को भाभी कौन बनाता है? इस तरह तो सारे रिश्तों की बलि चढ़ जाएगी। न भाई भाई रहेगा, न साला साला रहेगा। कौन किससे भाभी कहेगा, कौन किससे ननद। आपकी बात का ना कोई तुक ही नहीं है। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन आपकी बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो परंपरा आप बता रही है, हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी ऐसी परंपरा निभाते किसी को देखा ही नहीं। अरे बहन जी, ये हमारे पुरखों के रीत रिवाज है और इन्हें निभाने से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए हम शादी तो अपनी परंपरा के अनुसार ही करेंगे। मैंने तो सोचा था पढ़ा लिखा परिवार है तो आप यहाँ पर कुछ समझदारी की बात करेंगे, लेकिन आपकी बात सुनकर तो मुझे आप किसी गांव देहात की अनपढ़ औरत से भी गई गुजरी लग रही है। अरे कुछ तो दिमाग लगाइए, आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है भला? और अगर कोई करता है तो करे मेरी भला से। मैं आपकी इस उल्टे पुल्टे रिवाज का हिस्सा नहीं बन सकती। अंजू गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। कुछ दिन बाद, माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे सिर्फ शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हमारे खानदान के 100 साल के इतिहास में किसी लड़के ने आज तक प्रेम विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तू शादी करना ही चाहता है तो ठीक है। कल लड़की और उसके माँ बाप को लेकर अपने घर आ जाना। शिखर अगले ही दिन डिम्पी और उसके माता पिता को लेकर अपने घर पहुंचता है। नमस्ते बहन जी, मैं डिम्पी की माँ हूँ और ये मेरे पति हर्ष है। डिम्पी और शिखर एक ही ऑफिस में काम करते हैं। डिम्पी ने हमें बताया कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमने भी रजामंदी दे दी। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन हमारे खानदान में ना ये सब नहीं चलता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी छोरे ने अपनी पसंद से ब्याह कर लिया हो। अरे बहन जी, पहले की बात और थी, अब की बात और है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? आपकी बात सही है बहन जी, लेकिन कल को हमें भी समाज में उठना बैठना है। अगर ऐसे अपनी परंपराओं को मरोड़ते रहेंगे तो कल को तो अपनी पहचान ही भूल जाएंगे। देखो जी, मैं साफ साफ बात करूंगी। ज्यादा घुमाना फिराना तो मुझे आता नहीं। मैं डिम्पी की शादी अपने छोरे से कराने के लिए तैयार। बस एक बात का ख्याल रहे कि आपके बेटे की शादी भी फिर मेरी बेटी शर्मिला के साथ ही होगी। मेरा बेटा किससे शादी करेगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? जैसे आपका बेटा अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, तो मेरे बेटे की भी तो कोई पसंद हो सकती है। और ये कैसे जबरदस्ती है कि आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे से करवाएं? अगर नहीं करा सकते भाई साहब, तो आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
मेरा छोरा आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा। अंकल प्लीज, ये हमारे यहाँ की रस्म है, आप हाँ कर दीजिए ना। मेरी बहन बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत खुश रहेंगे उसके साथ। आई कांट बिलीव शिखर, तुम भी अपनी माँ की भाषा बोल रहे हो, मतलब तुम भी उन्हें सपोर्ट करती हो। हाँ डिम्पी, मैं शादी तभी कर पाऊंगा जब तुम दोनों भाई बहन हम दोनों से शादी करने के लिए हाँ बोल दो। शिखर की बात सुनकर डिम्पी गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। इसी तरह एक के बाद एक कई रिश्ते आते हैं, लेकिन हर बार एक ही अड़चन आ जाने के कारण रिश्ता टूट जाता है। काफी समय तक रिश्ता ढूंढने के बाद आखिरकार उर्मिला को एक ऐसा परिवार मिल ही जाता है जहां पर उनकी ही तरह बेटी दो बहू लो वाला रिवाज था। उर्मिला के समधन गुलाबो थी। बहन जी देखो, हम तो गांव के रहने वाले हैं, रुपया पैसे की हमारे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन गांव छोड़कर हम बाहर जाकर बसने में यकीन नहीं करते। भाई अपनी जड़ें तो गांव और उसकी परंपराओं में ही होती है, उन्हें भूलकर कोई ऊपर कैसे उठ सकता है, हैं? इसलिए शहर का रिश्ता हमें तो कुछ खास पसंद है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहन जी, गांव और शहर तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद है कि कोई कहाँ रहना चाहता है, उसमें जड़ छोड़ने जैसी कोई बात नहीं। हम भी बरसों से शहर में रह रहे हैं, पैसा ईश्वर की दया से बहुत है, और रही जड़ों की बात तो अपने संस्कार रीति रिवाज हम शहर में रहकर भी भूले नहीं है। उर्मिला को गुलाबो देवी की बातें थोड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन जब वो गुलाबो के बेटे अनिरुद्ध और बेटी अनन्या से मिली तो उसकी नजर उन दोनों पर ठहर सी गई। बहन जी, छोरा तो खूब लंबा चौड़ा है, क्या काम करता है, पुलिस में है क्या? हमारी इतनी जमीन जायदाद है, सब छोरे की ही तो है, फिर हमारा छोरा क्यों किसी की चाकरी करे? खुद मालिक है जी अपनी मर्जी का। 3 जिम है मेरे अनिरुद्ध के, तीनों अपनी कमाई से बनाए इसने। मेरे बेटी की काठी का साथ गांव में ढूंढने पर भी न मिलेगा आपको कोई। और बेटी क्या करती है आपकी? बेटी से क्या कुश्ती लड़वाएंगे हम, हैं? गांव के स्कूल से 12वीं करा दी थी, उसके बाद गृहस्थी के काम सिखाए, और क्या। आंटी जी, मैंने पीजी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। घर वालों ने कॉलेज जाकर पढ़ाई की परमिशन नहीं दी, तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा बहन जी, चलते हैं, हम आपको सोचकर जवाब देते हैं। उर्मिला बेहद चिंता में थी। अनन्या की तरफ से तो वो निश्चिंत थी, लेकिन अपनी बेटी को गांव में एक बॉडी बिल्डर से ब्याहने में उसे अभी भी संकोच हो रहा था। बेटे बेटी को एक ही घर में ब्याहने की रस्म के कारण उर्मिला के दोनों बच्चे अब 30 पार हो चुके थे। बेटा शिखर, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतने बरसों तक खोजने के बाद ये रिश्ता मिला है। अगर इसे भी जाने दिया तो शायद तुम दोनों की शादी की उम्र ही निकल जाए, लेकिन जाने क्यों गुलाबो बहन जी के यहाँ रिश्ता करने में मेरा मन उतना मजबूत नहीं हो रहा। मम्मी, मुझे लगता है कोई भी फैसला लेने से पहले आपको एक बार पापा और शर्मिला से बात कर लेनी चाहिए। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भी जीवन भर ऐसे ही कंवारे बैठे रहे। कोई बात नहीं, मैं अनिरुद्ध के साथ एडजस्ट कर लूंगी। वैसे कोई जरूरी तो नहीं कि हर लड़का नौकरी ही करे, किसी की अलग चॉइस भी तो हो सकती है। मुझे लगता है अनिरुद्ध में कोई कमी तो है नहीं जो मैं इनकार करूं, इसलिए मेरी तरफ से हाँ ही है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अगर बच्चों को रिश्ता पसंद है तो ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, ससुराल में कभी भी गलत बात करना नहीं और ज्यादती किसी की सहना नहीं। शादी होने का मतलब ये नहीं कि हमने बेटे का सौदा कर दिया। बेटा, माता पिता को हमेशा अपने सुख दुख का हिस्सा बनाना। वादा करके अपने पापा से कभी कुछ छिपाएगी नहीं बेटा। मैं वादा करती हूँ पापा, आपके सीख को गांठ बांध कर रखूंगी और हमेशा सबसे पहले अपने पापा को अपना हर सुख दुख बताऊंगी। शर्मिला के हाँ करने पर जल्दी ही उर्मिला दोनों बच्चों की शादी गुलाबो के बेटे अनिरुद्ध और बेटी अनन्या के साथ कर देती है। जैसा कि तय हुआ था, ना तो उर्मिला ने दहेज लिया था और ना ही अपनी बेटी के लिए दहेज दिया था। इस तरह अनन्या शादी के बाद शर्मिला के घर पहुंच गई और शर्मिला अनन्या के घर। शादी के बाद मुंह दिखाए के समय, अनन्या, मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए बहुत सपने देखे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस घर में हम लोगों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ तुम भी इस घर को अपना घर समझकर अपनाओगी। मैं आज से ही आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ। बेटा अनन्या, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया,
लेकिन फिर भी अपनी लगन और मेहनत के दम पर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इस बात के लिए सच में मुझे बहुत गर्व है। अच्छा, अब अगर तू पढ़ना चाहे तो आगे भी पढ़ाई कर सकती है। मुझे तो खुशी होगी अगर मेरी बहू पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ना चाहे। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मेरी सारी उम्र निकल गई मम्मी जी, लेकिन माँ ने कभी भी प्यार से मेरी तरफ देखा तक नहीं। और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार करती हैं। सचमुच मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे सास के रूप में आप मिली। अरे बेटा, अपनी बेटी देकर तुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए हैं। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना बेटा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान, मुझे तो अच्छा ससुराल दे दिया, लेकिन अब मुझे शर्मिला की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ बहू को कभी बेटी नहीं बना सकती। बस भगवान मेरी माँ को सद्बुद्धि देना, ताकि उनके कारण ससुराल में मेरा जीवन नरक ना बने। अगर उन्होंने वहां शर्मिला के साथ कुछ भी किया तो यहाँ पर मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। अपनी बहन के साथ ज्यादती होते हुए तो कोई भी भाई देख नहीं सकता। उर्मिला के घर आकर अनन्या बहुत खुश थी। उर्मिला, जतिन और उनका बाकी का परिवार भी बहू को खूब लाड़ प्यार और मान सम्मान दे रहे थे। दूसरी तरफ गुलाबों के घर पर, ए छोरी, इस घमंड में मत रहना कि हमारी छोरी की शादी तेरे भाई के साथ हो गई तो हम तेरे या तेरे माँ बाप के किसी भी किस्म के दबाव में आ जाएंगे। मेरा अनिरुद्ध तेरे भाई शिखर जैसा 8-10 को अकेला ही संभाल सकता है। मम्मी जी, मेरा भाई अनिरुद्ध जी के साथ कोई लड़ाई लड़ने थोड़ी आने वाले हैं जिन्हें मेरे भाई को संभालने की जरूरत पड़े। और आप भूलिए मत, शिखर सिर्फ मेरा भाई नहीं, आपका दामाद भी है। आप मेरे भाई के लिए नहीं, अपने दामाद के लिए ऐसा बोल रही हैं। देख तो ले अनिरुद्ध, कैसे जबान चला रही है पटर पटर मेरे सामने। इसकी आंखों में जरा सा भी डर है कि ये सास से बात कर रही है। लेकिन मम्मी जी, सास से डरने की क्या जरूरत है? आप तो मेरी माँ के समान है और मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की। शर्मिला की बात सुनकर अनिरुद्ध आकर उसे धक्का देता है। अब तो शहर में रहने वाली बेशर्म छोरियों की तरह हाथ भर के जुबान चलाना छोड़ दे और हमारे गांव की लुगाइयों की तरह मुंह पर ताला लगा कर रहना सीख ले। जो मेरी माँ ने कह दिया चुप तो मतलब चुप। और आज तो मैंने बहुत प्यार से तुझे समझाया है, अगर अगली बार मुझे गुस्सा दिलाया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। ये लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सब ये जानवर है दोनों माँ बेटा। इन अपने घर की नई नवेली दुल्हन से बात करने तक की तमीज नहीं है। पहले दिन तो लोग बहुओं से रस्म कराते हैं, उन्हें अपने रीति रिवाज बताते हैं, और यहाँ ये लोग मुझे धमका रहे। जिस तरह से उसका स्वागत हुआ था, शर्मिला समझ तो गई थी कि यहाँ उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। सास गुलाबों ने पहले ही दिन से उस पर घर का सारा काम थोप दिया था। ऐसा नहीं था कि शर्मिला ने मायके में काम नहीं किया था। उसकी माँ उर्मिला ने अपनी तरफ से बेटी को हर संभव चीज की शिक्षा दी थी, लेकिन फिर भी एक 24-25 साल की लड़की से अपनी 30 साल पुरानी गृहस्थी चलवाना और ये उम्मीद करना कि कोई भी काम जरा भी 19-20 ना हो, ये तो गलती है ना। घर के काम तक तो सब सही था, लेकिन एक दिन, शर्मिला, कल से भैंसों का चारा पानी कराने की जिम्मेदारी तेरी है। सुबह 4 बजे उठकर पहले भैंसों को चारा पानी दे देना, उसके बाद उनकी सफाई करके दूध निकालना है, फिर 7 बजे से घर के काम देखना। मम्मी जी, मैं आज तक भैंस के पास तक नहीं गई हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता भैंस को कब और क्या खिलाते हैं। नौकर है तो जानवरों के लिए उन्हें ही करने दो ना। नहीं आता तो सीख ले, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। ऐसी कान से जी चुराने वाली बहू का क्या अचार डालूंगी मैं। मम्मी जी, मैं पहले ही दिन से पूरा दिन काम में ही तो लगी रहती हूँ। अब और वर्कलोड नहीं लेना चाहती, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत पहले ही खराब है। अनिरुद्ध, इसे पटक करा इसके मायके। तबीयत खराब रहती है तो पहले इलाज कराना चाहिए था ना छोरी का। हमारे गले बीमारी क्या करने को बांध दी इसकी माँ ने। बाप, पता नहीं आपने क्यों पसंद किया इस मरियल सी छोरी को। इसके बस का कुछ नहीं है। मैं कल ही इसे इसके मायके छोड़कर आऊंगा। अच्छी तरह घी दूध बादाम खाकर आना अगली बार, अगर मेरी पत्नी बने रहना है तो। नहीं तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिला के माफी मांगने पर भी अनिरुद्ध अगले ही दिन उसे उसके मायके छोड़ाता है।
मायके आकर वो देखती है कि उसकी भाभी कितने सुकून से उसके घर में रह रही है और उसकी माँ उसे पलकों पर बिठा कर रख रही है, जबकि उसकी जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर हो गई है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, एक बात सच सच बताना, आप ठीक तो हो ना? मुझसे मत छुपाना, मैं अपनी माँ को जानती हूँ। शर्मिला रोते हुए अपनी भाभी अनन्या को सारी बात बता देती है। आप चिंता मत करो भाभी, लगता है मेरी माँ और भाई को ये बात बताने का समय आ गया है कि उनके घर की बहन बेटी भी दूसरे घर ब्याही गई है। अगर वो आपको परेशान कर सकते हैं तो मुझे भी तो कोई परेशान कर सकता है ना? क्या बोल रही हो भाभी? भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं माँ और भैया को आपके साथ कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। जो मैं सह रही हूँ, भगवान न करे कोई भी लड़की ऐसा अपमान बर्दाश्त करे। आप बस देखती जाओ। एक दिन शाम के समय अनन्या एक पुराना सा सूट पहन लेती है और अपने सारे गहने उतार कर कमरे में रख देती है। उसके बाद वो अपने पति के पास आती है। शिखर, मुझे मेरे घर छोड़ने चलो। अरे लेकिन ये कैसा हुलिया बना रखा है? अरे अब चलिए तो। शिखर गाड़ी में लेकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। अनन्या फोन पर रोते हुए अपनी माँ से बात करती है। माँ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सोचा था आपको कुछ नहीं बताऊंगी और चुपचाप सब सहती रहूंगी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? मुझे बता, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, जिस दिन से शर्मिला मायके आई है, पता नहीं उसने अपने भाई को ऐसा क्या कह दिया। वो मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता। अपमान तो मैं जाने कब से बर्दाश्त कर रही थी, पर आज आज तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया और कहा कहीं नदी नाले में कूद मरूं, क्योंकि अब उन्हें हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। तू अभी है कहाँ? बता, तो अभी है कहाँ? इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी अनिरुद्ध को लेकर वहां पहुंच रही हूँ। आज इसकी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। मैं गंगा जी में कूदने जा रही हूँ माँ। आखिरी बार तेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था बस। देख बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ ना करेगी। तेरी माँ अभी जिंदा है बेटा, तू अपने घर आ जा। इन लोगों को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी, देख लेना। गुलाबों के बार बार समझाने पर कुछ देर बाद अनन्या अपने घर पहुंचती है। हाय राम, क्या हाल बना दिया है मेरी बच्ची का। इन्हें तो मैं जेल में सड़वा दूंगी, तू बस देखती जा। मम्मी, आप मानती है ना मेरे साथ जो हुआ वो गलत है? क्यों नहीं मानूंगी बेटा? मतलब सही और गलत का अंतर आप जानती है मम्मी, फिर क्यों किया आपने भाभी के साथ ऐसा? अरे नाम मत ले उस निकम्मी कामचोर का, किसी काम की नहीं है वो। भाभी ने मुझे सब बता दिया है। आपने और भैया ने उनके साथ क्या क्या किया। नौकरों की तरह दिन रात काम कराया, ढंग का खाना नहीं दिया। उस पर जब वो बीमार हो गई तो उन्हें मायके में फेंकाई। कोई लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आई थी, कितने सपने रहे होंगे उनकी आंखों में। आपने क्या किया उनके साथ मम्मी? और भैया, आपने तो उन्हें इतना डराया धमकाया है कि बेचारी अभी तक सदमे में है। बहुत घमंड है ना आपको आपके गठीले बदन पर। तो बताओ, अगर मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया तो क्या आप मेरा घर वापस बसा सकोगे? और किसी गलतफहमी में मत रहना, शर्मिला अगर वापस नहीं आई तो तलाकशुदा होने का कलंक आप पर भी लगेगा। कोई पूछेगा भी नहीं आपको, फिर सारी जिंदगी बस जिम में बॉडी बनाते रहना। तो कहना क्या चाह रही है, साफ साफ बता छोरी। मैं यही कहना चाहती हूँ मम्मी कि शिखर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट शौक से करवाई है, लेकिन उस कंप्लेंट में अपना और भैया का नाम भी डलवाना मत भूलना। और मेरे साथ बुरा हुआ देखकर ये जो आपका खून खौल रहा है ना, ऐसे ही शर्मिला की हालत देखकर हम सबका भी खून खौला था, लेकिन उसके भाई ने तब भी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मम्मी जी ने बहू नहीं बेटी बनाकर उस घर में मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार दिया। और एक बात याद रखना मम्मी, मैं अब उस घर की बहू हूँ और हमारी बहन बेटी को परेशान करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब तू अभी तक ड्रामा कर रही थी? तुझे किसी ने मारा पीटा नहीं है? नहीं, मैंने आपकी आंख खोलने के लिए नाटक किया था, ताकि आपको एहसास हो जाए कि गलत आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, शिखर मुझे यहाँ खुद लेकर आए हैं। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, माफ करती बेटा, आगे से कभी ये भूल नहीं होगी। मैं भी पता नहीं क्यों मम्मी की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ने चला था। मैं शर्मिला की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
और अगले दिन शर्मिला की सास और पति आकर सबसे माफी मांगते हैं और शर्मिला को प्यार से वापस ले जाते हैं। उस दिन के बाद फिर कभी शर्मिला को कोई परेशान नहीं करता। गांव में है सास ससुर। मानव दरभंगा के एक छोटे से गांव से था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी दो बहनें भी थी। मानव के पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से जो भी आय होती उसी से उनके घर का खर्च चला करता था। बड़ी कठिनाइयों से मानव ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने लगा। 3 सालों तक दिन और रात की अथक मेहनत के बाद आखिर में मानव का चयन इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए हो जाता है। मानव का एक बड़ी शासनिक सेवा में चयन हो जाने के बाद पूरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल था। कुछ ही दिनों में मानव को दरभंगा से दूर दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। शुरुआत में कुछ समय तो वो माँ बाप से मिलने के लिए जल्दी जल्दी गांव जाता रहा, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे ही उसे पोस्टिंग मिली उसके बाद छुट्टी मिल पाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया, जिसके कारण अब वो अपने गांव दरभंगा बहुत कम जा पाता था। मानव बेटा, काफी समय हो गया तुझे गांव आए हुए, कब आएगा बेटा? माँ, पोस्टिंग मिल गई है, अब लंबी छुट्टी ले पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप एक काम करिए ना, आप और बाबूजी भी आकर यहीं मेरे साथ रहिए। इतना बड़ा बंगला मिला है मुझे सरकार से, आखिर किस काम आएगा। नहीं बेटा, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। कोशिश करो, 2-4 दिन की छुट्टी तो सभी को मिल जाती है। ऐसा तो नहीं होता बेटा कि नौकरी लग गई तो किसी को छुट्टी ही ना मिले। अरे माँ, आप कैसी बात करते हो? अगर आना संभव होता तो क्या मैं नहीं आता? मैं कोशिश कर रहा हूँ, छुट्टी मिल जाएगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। मानव के मम्मी पापा उस पर लगातार गांव जाकर उनके साथ रहने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। बेटा, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि तू आज इतना बड़ा अफसर बन गया, और तू अफसर बनने के बाद माँ बाप से मिलने के लिए समय भी नहीं निकाल पा रहा है। पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक बहुत ही बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। मेरे लिए 3 दिन की छुट्टी लेने का मतलब बहुत बड़ी बात है। और सरकार मुझे काम करने के लिए पैसे देती है, घर में बैठकर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। पद जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है पापा। ये बात आप क्यों नहीं समझते? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतने बड़े पद पर पहुंच गया है और देश की भलाई के लिए इतना काम कर रहा है। मानव की बात सुनकर मानव के पिताजी फोन काट देते हैं। मानव को महसूस हो रहा था कि माँ पिताजी अब उससे कुछ उखड़े से रहते हैं। शादी की उम्र होने पर भी घर में कोई भी उसकी शादी के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। एक दिन मानव अपनी माँ को फोन करता है। अ, माँ, ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसका नाम रेणुका है। रेणुका मेरी ही तरह सरकारी विभाग में अफसर है और यहीं पर पोस्टेड है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या कहा? अपनी पसंद से शादी करना चाहता है? ऐसी होती है आज के जमाने की नाशुक्री औलादें। जीवन भर मेहनत करके अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया हमने, और शादी इनको अपनी पसंद से करनी है। मैं बता दे रही हूँ, शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से होगी। मैंने तेरे रिश्ते की बात चलाई है। लड़की वाले पूरे 30 लाख रुपया नगद देने को तैयार है, और लड़की भी यहीं पास गांव की है। शादी के बाद तू आराम से अपनी नौकरी पर रहना, और बहू हमारे पास रहकर हमारी सेवा करेगी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर शादी के बाद मेरी पत्नी गांव में रहेगी तो फिर शादी का क्या मतलब हुआ? मैं भी तो चाहता हूँ कि जब मैं पूरा दिन काम के बाद थक कर घर पहुंचूं तो कोई घर पर मेरा इंतजार कर रहा हो, जो मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पिए। क्या मैं जीवन भर इतने बड़े बंगले में अकेला रहूंगा? देखो तो कैसी बेशर्मी से बात कर रहा है माँ के सामने। अभी तो शादी हुई भी नहीं, और अभी से बीवी को साथ ले जाने के लिए मरा जा रहा है। अब इससे क्या उम्मीद करे कि कल को अपनी पत्नी को हमारे पास सेवा करने के लिए छोड़ेगा? माँ, सेवा करवानी है तो मैं आपके लिए एक नौकर लगवा देता हूँ। आपका जो मन करे उससे वो काम करवा लेना। लेकिन बीवी सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं होती है, वो मेरी जीवन साथी है। और अपने लिए जीवन साथी मैं अपनी पसंद से चुनूंगा, और हाँ, उसे अपने साथ ही रखूंगा। अरे नालायक, जब तू अफसर बना था ना, सबसे ज्यादा खुश तेरी माँ ही हुई थी। इससे लगा था अब बेटा सरकारी अफसर बन गया, बेटे की शादी में दहेज मिलेगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इन्हें देखो, साहबजादे पहले ही अपना रिश्ता पक्का करके बैठे हैं। अब जब तुम सब कुछ तय कर ही चुके हो तो हमें फोन करके बताने की क्या जरूरत है? पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको दुख किस बात का है।
आपके हाथ से 30 लाख का दहेज चला गया इस बात का, या मैंने अपनी पसंद से लड़की चुन ली इस बात का? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आप लोगों की सोच पर। आप इस तरह से सोच भी कैसे सकते हैं पापा? और मैं पैसों के लिए किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। शादी तो मैं रेणुका से ही करूंगा। अब आप लोग खुश हो या ना हो। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मानव के माँ बाप बहुत नाराज हो जाते हैं और उसकी शादी में शामिल होने के लिए भी शहर नहीं आते। हालांकि मानव कई बार फोन करके उन्हें शादी में आने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों टस से मस होने को तैयार नहीं होते। अंत में माता पिता की उपस्थिति के बिना ही रेणुका और मानव शादी कर लेते हैं। चूंकि मानव और रेणुका दोनों ही अच्छे पदों पर नौकरी करते थे, इसलिए शहर में उन्होंने जल्द ही एक आलीशान मकान ले लिया था। रेणुका नौकरी पेशा थी, इसलिए घर में काम करने और खाना बनाने के लिए उन्होंने नौकर चाकर भी रखे हुए थे। कुल मिलाकर दोनों एक अच्छी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहे थे। एक दिन मानव की बुआ उसके गांव वाले घर आती है। भाभी, अब तो मानव की नौकरी लगे भी 7-8 साल हो गए। हमने तो सुना था मानव शहर में बहुत बड़ी नौकरी पा गया है। अब नौकरी चाहे लग गई हो, लेकिन इतने सालों में आपके घर में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा पहले थे वैसे ही आज हो। भैया पहले भी ये छोटी सी दुकान चलाते थे, आज भी वही चला रहे। आप लोगों को देखकर लगता नहीं कि आपका बेटा इतना बड़ा अफसर हो गया है। अब क्या कहें जीजी, आजकल के बच्चे माँ बाप से पहले अपने बारे में सोचते हैं। अब बेटे के बारे में आपको क्या ही बताएं। बड़े अरमानों से पाल पोस के बड़ा करा था। इकलौते बेटे को देखकर सोचते थे, कल को पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी तो अपनी पसंद की दुल्हनिया ले आएंगे। आप ही बताओ हमने कौन सी गलत बात कह दी। ये तो घर घर की कहानी है कि बेटी की शादी में माँ बाप के अरमान तो होते ही हैं। अरे पूरे बिहार में कौन लड़की वाला रहेगा जो सरकारी नौकरी वाले दामाद को 20-30 लाख का दहेज भी ना दे। अरे लड़का पैदा किए हैं हम, इतना पढ़ाए लिखाए हैं, हक बनता है हमारा लेने का। लेकिन हमारे बेटे ने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पता नहीं कहाँ से वो रेणुका उसे टकरा गई। अरे जिज्जी, सीधा साधा लड़का फंसा लिया हमारा। जाने कौन टोना टोटका कर दिया चुड़ैल ने कि हमारा नाम ही नहीं लेता। देखो शांति भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। अब आपके मना करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। लड़का तो शादी कर लिया जिससे उसे करनी थी। अब आपकी भलाई और समझदारी तो इसी में है कि आप बेटे की खुशी में खुश हो रहो, वरना बेटा भी हाथ से चला जाएगा आपके। अरे उस नाटी रेणुका को बहू माने मेरी जूती, मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन उस रेणुका को दिल से बहू नहीं मानूंगी। अच्छा एक बात बताओ, मानो फोन वोन करता है क्या आप लोगों को, कि फोन करना भी छोड़ दिया है? मैं दीदी फोन तो करता है, महीने 2 महीने में एक बार आ ही जाता है फोन। अरे सुखे सुखे सिर्फ हाल चाल ही लेता है या शहर से कुछ रुपया पैसा भी भेजता है? बूढ़े माँ बाप ने पेट काट काट कर पढ़ाया, और देखो तो माँ बाप बेचारे यहाँ गांव में अकेले पड़े हैं। अरे जीजी, शादी हो गई तो समझो लड़का पराया हो गया। अरे हमारे बेटे को ले गई वो लड़की, अब हमरा कुछ ना रहा। जी भाभी, सच्ची आपकी हालत देख कर ना बड़ा दुख लगता है। जैसे आपके साथ हुआ ना, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अरे गांव में जो बच्चे रहकर काम धंधा करते हैं, चाहे थोड़ा कमा लेते हैं, कम से कम अपने माँ बाप की सेवा तो करते हैं, उन्हीं के पास तो रहते हैं। अब ऐसी शिक्षा का भी क्या फायदा कि आप पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए और लड़का वहीं का होकर रह गया। अब आप लोग यहाँ बेटे को याद करके अपना जी जला रहे हैं। बुआ जी की तरह ही जो भी आस पड़ोस और रिश्तेदारी में शांति को अपने हाथों से घिस घिस कर पोछा लगाते, बर्तन धोते और घर के काम करते हुए देखता, उसके मुंह से यही निकलता कि देखो तो कितना स्वार्थी बेटा है, बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैल गई थी कि मानव ने अपने माँ बाप की सुध लेना छोड़ दिया है और वो शहर में अकेले मजे कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और मानव की पत्नी रेणुका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटे के जन्म पर मानव और रेणुका बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सारे जहां की खुशियां उनकी झोली में आ गिरी है। सुनिए ना, हमारी शादी ऐसे ही सादगी से हो गई थी और आपके यहाँ का कोई रिश्तेदार भी आज तक हमसे मिला नहीं। क्यों ना हम बेटे के जन्म के लिए एक पार्टी दें और उसमें अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाएं। इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा।
आप ऐसा करिए ना, अपने खास खास रिश्तेदारों को टिकट भेज दीजिए, उन्हें आने में सुविधा हो जाएगी। सुझाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है रेणुका, तुम ठीक कहती हो। मैं भी लंबे समय से किसी से नहीं मिला हूँ। ऐसा करता हूँ, कार्ड छपा लेता हूँ और गांव में सभी रिश्तेदारों के यहाँ टिकट के साथ पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन माँ बाबूजी आएंगे क्या? देखो रेणुका, मैं अपनी तरफ से एक बार और कोशिश करूंगा, बाकी जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। उनकी नाराजगी दूर करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे। अगर गांव में रहकर ही वो खुश है तो यही सही। जल्दी ही मानव बेटी की पार्टी के लिए कार्ड छपवा लेता है और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट देता है। कार्ड आया देख सभी रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं और तय समय और दिन पर मनोज के यहाँ आने की तैयारी करने लगते हैं। एक दिन मानव की मामी उसकी माँ से मिलने जाती है। अरे जीजी, मनोज के यहाँ से कार्ड आया है, शहर में पार्टी दे रहा है, सबको टिकट देकर बुलाया है। भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग कब जा रहे हैं? हाँ हाँ, जाएंगे ना। वो जरा इनकी दुकान का कुछ सामान आना था, इसलिए हम लोग भी पार्टी वाले दिन ही पहुंचेंगे। जी जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपको इस छोटे से घर में इतना कठिन जीवन जीते हुए देख कर ना हमें बड़ी तकलीफ होती है। बताइए, आजकल के ज़माने में ऐसा कौन है जो हाथ से कपड़े धो रहा है? आप इस उम्र में पूरे घर में खुद झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं। आपकी सुध लेने वाला तो कोई भी नहीं है। कई बार तो मन में आता है कि आपकी ऐसी हालत इसीलिए है क्योंकि मानव आप लोगों को छोड़कर शहर चला गया। अगर वो भी हमारे बच्चों की तरह गांव में रहता और अपने पापा की दुकान संभालता, तो आज कम से कम घर के काम करने को बहू तो होती है आपके पास। बस भाभी, अपनी अपनी किस्मत है, सब अपनी किस्मत का भोग रहे हैं। हमारी किस्मत में यही सब लिखा है तो हम इसी तरह अपनी जिंदगी काट लेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि बेटा बहू जहाँ रहे खुश रहे, अपने घर परिवार में आबाद रहे। अब माँ बाप इससे ज्यादा और क्या चाह सकते हैं अपनी औलाद के लिए। अरे जीजी, बहुत बड़ा दिल है आपका। इतना सब कुछ किया आपके बेटा बहू ने आपके साथ, फिर भी आप उनके लिए आशीर्वाद ही निकाल रही हैं अपने मुंह से। चलिए, भगवान आपके बेटे को सद्बुद्धि दे। हम चलते हैं, अब मानो कि यहाँ ही मुलाकात होगी। मामी के जाने के बाद उस नकचढ़ी रेणुका के यहाँ जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करें, दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। अगर पोती के जन्म पर नहीं पहुंचेंगे तो भी दुनिया हमें ही ताने मारेंगी। इसलिए हम लोग पार्टी के दिन ही चलते हैं, एक दिन के बाद हम लौट आएंगे। पार्टी वाले दिन गांव के सभी रिश्तेदार मानव के यहाँ पहुंच चुके थे। मानव के घर पहुंचे सभी लोग देखते हैं कि मानव का रहन सहन तो बहुत अच्छा है। उसके पास गाड़ी है, नौकर चाकर है और सुंदर आलीशान मकान भी है। बेटा मानव, तुम्हारे यहाँ पार्टी में आकर सच में बहुत अच्छा लगा। तुमने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। तुम्हारा मकान, गाड़ी सब कुछ देखकर ना बड़ी खुशी हुई। लेकिन बेटा एक बात है हमारे मन में, अगर तुम बुरा न मानो तो कहे। अरे कहिए ना मौसी जी, क्या बात है? आप तो मेरी माँ की तरह हैं। बेटा माँ बाप के साथ मन मुटाव अपनी जगह होता है, लेकिन उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना तो गलत है ना। अब कहना क्या चाह रही है मौसी जी? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा तुम्हारा घर, मकान और नौकर चाकर देखकर तो यही लगता है कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। बहू की भी अच्छी नौकरी है, पर तुम अपने माँ बाप की मदद क्यों नहीं करते? मौसी जी, आपसे किसने कहा कि मैं मम्मी पापा की मदद नहीं करता? मैं तो हर महीने उन्हें पैसे भेजता हूँ ताकि वे लोग भी गांव में सुकून से रह सके। बेटा इतना बड़ा मकान है तुम्हारा, कि अपने माँ बाप के लिए एक कमरा नहीं रख सकते? एक कमरा क्यों मौसी जी, ये पूरा घर उनका ही तो है। मैं तो माँ पापा से विनती कर करके थक गया हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ शहर में ही रहिए, लेकिन पता नहीं माँ पापा को वहाँ गांव में क्या मजा आता है। वो लोग तो मेरे घर में पैर रखने तक को तैयार नहीं है। अरे मानो बेटा, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने तो अपनी माँ को ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारी पत्नी पेट से है। बेचारी भाभी का कितना मन था बहू की सेवा करने का। हम क्या जानते नहीं सच क्या है? अच्छा, और ये सच जो आपने मुझे अभी कहा, ये किसने बताया आपको? अरे खुद भाभी ने, और कौन बताएगा? वाह मम्मी वाह। चलो, अब अगर बात छिड़ी गई है तो असलियत मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि रेणुका प्रेग्नेंट है, मैंने सबसे पहले माँ को ही फोन किया था। माँ, रेणुका पेट से है। डॉक्टर ने उससे खास देखभाल करने की सलाह दी है। अगर आप ऐसी हालत में रेणुका के पास आकर रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
और इसी बहाने आप दोनों के बीच में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो भी दूर हो जाएगा। आप एक बार आकर तो देखो माँ, रेणुका बहुत अच्छी लड़की है। आपको उससे जो भी शिकायतें हैं सब दूर हो जाएंगी। मुझे पता है आप मुझसे तो नाराज हो सकती हैं, लेकिन अपने आने वाले पोते या पोती को देखने के लिए आपके मन में भी इच्छा तो होगी ना। उनसे रूठ कर कितनी देर रह पाएंगी माँ। देखो बेटा, जैसे हमारे बिना अकेले में शादी कर लिए थे ना, वैसे ही बच्चा भी तुम संभाल ही लोगे। हम तो शहर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर बहुत से काम है। हम वहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के काम कौन देखेगा? अच्छा ठीक है माँ, आप मत आओ, लेकिन वहां से आशीर्वाद तो दे ही सकती हो ना। माँ का आशीर्वाद मिले ऐसा कौन सा काम किया है तूने आज तक? है? अगर आशीर्वाद चाहिए था तो माँ के मन का काम भी करना चाहिए था। माँ की जरूरत ही क्या है तुझे? बीवी तो है ही तेरे पास। अब आप ही बताइए बुआ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे माँ बाप किसी भी तरह से खुशी नहीं होते। अच्छा ठीक है, जीजी तुम्हारे साथ आकर नहीं रहना चाहती तो ना सही, कम से कम उनके लिए एक वॉशिंग मशीन और गैस सिलेंडर तो दिलवा ही सकते हो। अब गांव में तुम्हारे माँ बाप कैसी हालत में जी रहे हैं, ये तो तुमसे छिपाना ही होगा, है ना? और अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, आखिरी बार कब आए थे तुम गांव? चूल्हा फूंक फूंक कर देखो कैसी हालत हो गई है बेचारी की। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मकान बनवाने के नाम पर मैंने खुद पापा को 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। और रही बात सामान की, तो वो तो मैं नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही खरीद कर दिया आया था। लेकिन माँ को वॉशिंग मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं आते, मिक्सी का पिसा मसाला पसंद नहीं, काम वाली का किया काम पसंद नहीं। अब इन सब बातों पर तो मेरा जोर नहीं है ना। और मैं मानता हूँ गांव गए मुझे बरसों बीत गए, क्योंकि हम माँ के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। शादी के बाद मैं रेणुका को लेकर गांव गया था। रेणुका बहू, हमारे यहाँ मसाले पीसकर खाना बनता है, इसलिए पहले तुम सारे मसाले सिलबट्टे पर पीस लो। मम्मी के कहने पर रेणुका सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। अरे रेणुका, मिक्सर में पीस लो ना, क्यों आधे घंटे से यहाँ लगी हुई हो? और तुम्हें तो ये सब आता भी नहीं है। मुझे नहीं खाने मिक्सी के पीसे मसालों की सब्जी। और ज्यादा लुगाई को ना लाड दिखाने की जरूरत ना है। हमने भी यही काम करते हुए जिंदगी बिताई है। माँ, आपने जब ये काम किए तब हमारे पास सुख सुविधा का अभाव था, आपकी मजबूरी थी, लेकिन रेणुका की तो नहीं है। जब घर में मिक्सर है तो क्यों ये सिलबट्टे पर मसाले पीसे? इतना ही नहीं, इन्होंने वॉशिंग मशीन होने पर भी एक कपड़ा भी उसमें धोने नहीं दिया। रोज माँ कपड़ों का ढेर उसके सामने लगा देती थी। गैस सिलेंडर होने पर भी जबरदस्ती उससे चूल्हे पर खाना बनवाने की जिद करती थी। माँ, वो शहर की लड़की है, ये सब काम उसने कभी नहीं किए। और जब वॉशिंग मशीन रखी जंग खा रही है तो सब काम हाथ से करने की जिद क्यों माँ? ये मेरा घर है, यहाँ पर सब कुछ मेरे हिसाब से करना होगा। अगर तुम्हें हर चीज से इतनी दिक्कत है तो आगे से अपनी पत्नी को लेकर यहाँ मत आना। उस दिन के बाद रेणुका ने भी कान पकड़ लिए कि अब वो गांव नहीं जाएगी। और एक बात बताऊं आपको, माँ नहीं चाहती थी कि मैं रेणुका को लेकर आऊं, इसीलिए उन्होंने उसे इतना सताया। ये तो बड़ी गलत बात है भाभी। दोष आपके अंदर है और बुराई आप सारे जहां से बेटे की करती हो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो बहू की गर्भावस्था में आने से मना कर दे? जब आपका बेटा हर महीने आपको पैसे भिजवा रहा है तो क्या जरूरत है आपको गांव में ऐसा जीवन जीने की? आप भी नौकर चाकर लगाओ, चैन और सुकून की जिंदगी जियो। लेकिन नहीं, आपको तो बेटे को बुरा साबित करना है ना, इसीलिए बरसों से ये नाटक कर रहे हैं। ये क्या जीजी, अगर आज हम यहाँ ना आए होते तो हमें तो सच्चाई कभी पता ही ना चलती। क्योंकि आपने तो गांव में यही बात फैला रखी है कि बेटा आपको पूछता ही नहीं, वो तो बस अपनी बीवी का होकर रह गया है। और जब मानव ने मकान बनवाने के लिए पैसे दिए ही हैं, तो आप क्यों उस खंडहर जैसे मकान में रह रही हैं? दीदी, अब आपकी सारी पोल खुल चुकी है। अब आप इस जिद छोड़िए और अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाइए। आपको मानव के साथ शहर में नहीं रहना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी रहिए खुश तो रहिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। बेटे को कोसना बंद कीजिए, वो आपका दुश्मन नहीं है। मानव जैसे बेटे भी सबको नसीब नहीं होते। आपने उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं किया, उसके बाद भी वो अपना फर्ज निभाने में किसी तरह से पीछे नहीं रह रहा। रिश्तों की कदर करिए दीदी। सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी पोल खुलती देख शांति को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वभाव के अनुरूप गुस्से में पैर पटकती वहां से उठकर चली जाती है और शाम की ट्रेन से गांव वापस लौट जाती है। बेटी की बारात।
कहते हैं इस सृष्टि में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आपने कन्यादान कर दिया तो आपने गंगा स्नान कर लिया। लेकिन कन्यादान करने के बाद क्या बेटी का रिश्ता उस घर से टूट जाता है? अक्सर बेटियों को तो यही सिखाया जाता है। हमारे प्यारे लाल मिश्रा भी अपनी बेटी कुसुम को यही सीख देने में लगे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में कुसुम की शादी होने वाली है। माँ, जरूरी है क्या कि शादी के बाद साड़ी ही पहने? अरे ऐसा क्यों कह रही है बेटा? शादी के बाद एक लड़की का जीवन बदल जाता है। उसे समाज, ससुराल, रीत रिवाज के हिसाब से चलना पड़ता है कुसुम। इसलिए मान और मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, समझी? हाँ कुसुम, ससुराल जाने के बाद तुम सिर्फ उस घर का मान नहीं, बल्कि इस घर का मान भी अपने साथ ले जाओगी। तुम जो भी करोगी उसका असर दोनों परिवारों पर होगा। इसलिए तुम जितना हो सके, जितना अच्छे से हो सके, उतना उस रिश्ते को निभाना बेटा। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगी। शादी के बाद ससुराल में कई सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएगी या पसंद नहीं आएगी, लेकिन तुम प्यार से उसे अपनाने की कोशिश करना कुसुम। इसी से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होता है। कुसुम, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मुझे सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इस घर से रिश्ता ही टूट जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम हमारा सर कभी भी नीचे नहीं होने दोगी। तुम गर्व हो हमारा, गर्व। अरे कहाँ खो गई है महारानी? पता नहीं किस ख्यालों में खो जाती है ये। नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ याद आ गया था। अरे आप जल्दी से काम कर और मेरे लिए एक कप चाय भी बना दे। कब से सर में दर्द हो रहा है। जी, अभी बना देती हूँ माँ जी। पता नहीं क्या देख के हमने इस लड़के से अपना रिश्ता जोड़ा था। ना अकल है ना शक्ल, ना ठीक से कोई काम करना आता है। बात तो तुम्हारी सही है माँ। कई बार तो मुझे भी खुद पे यकीन नहीं होता कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। अब क्या कर सकते बेटा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब तू तो सुधर सकती है ना बहू। इसका कुछ नहीं होने वाला माँ, ये जैसी है वैसी रहेगी। अरे मेरा टिफिन कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं किया क्या? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। अरे कहाँ खोई रहती है सारा दिन। ये रहा आपका टिफिन और माँ जी आपकी चाय। सुनो, आज रात को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए अच्छा सा खाना बना देना, समझी? लेकिन आज तो मुझे मम्मी पापा के घर जाना था ना। आपने कहा था शाम को चली जाना। कहा होगा, लेकिन अब मेरे दोस्तों ने प्लान बना लिया है, इसलिए कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। फिर कभी चली जाना। लेकिन मम्मी पापा कब से कह रहे थे घर आने को। अगर पति कह रहा है तो बात समझ में आ जानी चाहिए। यो बहस करना अच्छे लक्षण नहीं है। सही कह रही है माँ। मैंने कहा ना, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं जाना कहीं भी। शाम को सब कुछ तैयार करके रखना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी ठीक है। कुसुम के ससुराल वाले उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। जैसे वो कोई घर की नौकरानी हो, वैसा ही उसके साथ बर्ताव किया जाता था। लेकिन उसने कभी ये बात अपने माता पिता के साथ नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता का सर झुक जाएगा अगर उन्हें ये बात पता चली तो। सुन बहू, अपने मम्मी पापा को मना कर देना कि आज तू नहीं आएगी, वरना उनके फोन आते रहेंगे लगातार। जी। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कुसुम, तू कैसी है बेटा? आज आ रही है ना? मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद कचौरियाँ भी लाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? नहीं पापा, मैं ना आज नहीं आ पाऊंगी। आज आकाश के कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए कुछ तैयारियां करनी है। सॉरी पापा। अच्छा, दामाद जी के दोस्त आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, पहले ससुराल वालों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे गर्व है कि तू सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रही है। जी पापा, पर मुझे आपकी बहुत याद आती है। I really miss you पापा। अरे गुड़िया, मैं भी तुझे बहुत याद करता हूँ। जब भी घर में तेरी पसंद की कोई चीज बनती है ना, तो लगता है कि अभी आएगी और कहेगी पापा ये तो मैं ही खाऊंगी। लेकिन मैं ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश है, चैन से है, और बस फिर आंसू रुक जाते बिटिया। हाँ पापा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना और माँ का ध्यान रखिएगा।
मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। तू भी अपना ध्यान रखना बच्चा, है? और सबको मेरा प्रणाम देना। जी, फोन रखती हूँ पापा। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं। मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। कई बार दिल करता है आपके पास चली आऊं, लेकिन मैं आपका सर नहीं झुकाना चाहती। I really miss you, पापा। अरे ऊपर कमरे से नीचे उतरने के लिए अब निमंत्रण भेजू क्या? अरे क्या कर रही है इतनी देर से ऊपर? बस आ रही हूँ माँ जी। कुसुम के साथ जो भी हो रहा था, वो अपने माता पिता से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती थी। चुपचाप सब कुछ सह रही थी। लेकिन उसके ससुराल वालों का बर्ताव दिन प्रतिदिन उसके प्रति और बुरा होता जा रहा था। सारा खाना बन गया है ना? जी, सब कुछ बना दिया है। इसमें पकोड़े कहाँ हैं? वो आज मैंने टिक्कियाँ बनाई थी ना, तो पकोड़े नहीं बनाए। ये लो, एक काम कहा था इन मेम साहब से, वो भी ठीक से नहीं होता। पर और भी बहुत कुछ बनाया है आप। लेकिन पकोड़े क्यों नहीं बनाए? और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। अरे जाने देना आकाश, इतना सब तो बनाया है भाभी ने। हाँ छोड़ दे, पकोड़े नहीं है तो क्या हुआ, बहुत कुछ है यहाँ। नहीं नहीं, इन औरतों को सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती, और ऊपर से पति से जुबान लड़ाना खूब आता है। आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। अब क्या फायदा है? अब मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया तुमने। कभी कभी तो सोचता हूँ क्यों कर ली मैंने तुमसे शादी। ना तुम इतनी खूबसूरत हो, ना अकल है, और ना ही कोई तमीज। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। अरे जाने दो ना आकाश, क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हैं? हाँ देख, भाभी रो रही है, छोड़ देना गुस्सा। इसे यही आता है दोस्त, रोना, बस और कुछ नहीं। कुछ कहा नहीं, और मैडम के आंसू टप टप टपकने लग जाते हैं। एक तो गलती करती है, ऊपर से सबके सामने रोने लग जाती है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी मेरे दोस्तों के सामने? अरे छोड़ दे बेटा, इसका तो रोज का है। तू क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? देख, कर दिया ना मेरे बेटे का दिन खराब। कितना खुश था अपने दोस्तों के आने से। रो के मनहूसियत तो मत फैला पूरे घर में। हम चलते हैं आकाश। देखा, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। कुछ कहानी और गंगा जमुना बहने लगती है। तो पड़ गया ना चैन तुम्हें? मेरे बेटे की पार्टी खराब कर दी। अरे क्यों करती हो तुम ऐसा? मैं जानता हूँ, आज तुम्हें मैंने अपने मम्मी पापा के घर जाने नहीं दिया, इसलिए ये बदला लिया, इसलिए मेरा दिन खराब किया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कितना कुछ बनाया था आपके लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी पार्टी खराब करने का, सच में। चुप कर। अब सब कुछ खराब करने के बाद कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब खुद ही मनाती रहो पार्टी, समझी? पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मैं जितनी कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छा करने की, उतना ये लोग मुझे गलत समझते हैं। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन्हें पसंद आने लगूं। पापा, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। अरे आकाश, ये कुसुम तो बेहोश हो गई, जरा जल्दी आ। रोते रोते कुसुम बेहोश हो जाती है। आखिर क्या था उसके बेहोश होने का कारण? कोई बीमारी या कुछ और? अब पता नहीं कुसुम की जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। कुसुम के ससुराल में उसकी हालत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। उसके ससुराल में कोई उससे ना प्यार करता था और ना ही उसकी इज्जत। लेकिन वो ये सब चुपचाप सह रही थी, बस इसलिए क्योंकि उसे अपने माता पिता के सिखाए संस्कार याद थे। उसे डर था कि कहीं उसके कोई कदम उठाने से उसके माता पिता की इज्जत ना चली जाए। कुसुम की कई बार बेइज्जती की जाती, उसे ताने मारे जाते, और आज तो उसके पति ने उसके दोस्तों के सामने खरी खोटी भी सुनाती, जिसके बाद रोते हुए कुसुम बेहोश हो गई। आप दोनों बाहर रुकिए, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ठीक है डॉक्टर। अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत लेकर आई है यह लड़की। हाँ बीमार हो गई है, पता नहीं कितना खर्चा करवाएगी।
पता नहीं क्या होता रहता है इससे। अब ये बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? देखते ना डॉक्टर क्या कहती है, फिर पता चलेगा और क्या। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है ना, तो घर का काम कर सकती है ना ये अब? अरे पहले पूछिए तो सही कि वो ठीक है या नहीं, बीमार क्यों हुई थी। आपको तो सिर्फ घर के काम की पड़ी है। बेहोश क्यों थी ये? आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? माँ, सुना तुमने? मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घर जल्दी ही छोटा आकाश आने वाला है, मेरे घर का चिराग। थैंक यू डॉक्टर। छोटी गुड़िया भी तो आ सकती है ना। देखिए, अब आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। उनकी हालत देखकर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रोई हैं और उनका खाना पीना भी इतना सही नहीं है। इसलिए आज से उनका ध्यान रखिएगा। उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी जी डॉक्टर, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप उन्हें अच्छे से दीजिएगा। कुसुम की जिंदगी में इतने वक्त बाद कोई खुशी आई थी। वो माँ बनने वाली थी और इसी वजह से थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसके ससुराल वालों का बर्ताव उसकी तरफ पहले से सही हो गया था। ये ले, दूध पी ले। मेरे पोते को अच्छे से पोषण मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती वो तेरी तरह कमजोर पैदा हो। ले, पी ले दूध। जी माँ जी। तुमने अपनी दवाई ले ली है ना? जी, मैंने ले ली है। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो, समझी? तुम अपना ध्यान रखो ना रखो, लेकिन मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखना होगा। जी, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। एक बार मेरा पोता आ जाए, फिर मैं उसे अपने हाथों से पालूंगी, देखना आकाश। हाँ माँ, तुम ही पालना मेरे बेटे को। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी माँ की तरह बने। कुसुम गर्भवती थी, लेकिन इसके दौरान हर वक्त उसे यही कहा जाता था कि उन्हें लड़का ही चाहिए, जिससे कुसुम और भी डरी डरी रहने लगी थी। कुसुम, तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। क्या बात है, किसी बात का टेंशन है क्या तुम्हें? डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं ये बेबी लड़का है या लड़की? कुसुम, तुम्हें पता है ना कि ये बताना बहुत बड़ा अपराध है, फिर क्यों पूछ रही हो? सॉरी डॉक्टर, मैं तो बस यूं ही। तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं क्या? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वो सब तो बहुत खुश है। मैं रोज ऐसे लोगों को देखती हूँ कुसुम, और मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो और टेंशन बिल्कुल मत लो। जी डॉक्टर। कुसुम को डर था कि कहीं उसकी बेटी हो गई तो शायद उसका जीना उसके ससुराल में और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी डर में वो अपने दिन रात बिता रही थी और उसका ये डर सच भी हुआ जब उसकी बेटी ने जन्म लिया। एक खुशी मांगी थी इससे, वो भी ये नहीं दे पाई। इससे उम्मीद करना ही हमारी गलती थी माँ। घर का चिराग मांगा था, ये तो एक और कुसुम ले आई। ये बच्चे हम दोनों की है आकाश, आप इसके बारे में ऐसा मत कहिए प्लीज। तुम ज्यादा जबान मत लड़ाओ, समझी? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बेटा चाहिए। पर ये मेरे हाथ में तो नहीं था, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तेरा भाग्य ही ऐसा है। जब से शादी करके आई है तब से हमारे सर पर बोझ बनी हुई है, और अब तो इसकी बेटी भी आ गई। आकाश, आप तो समझिए, ये आपकी बेटी है, आपका खून है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं आपकी बेटी के बारे में? ये तुम्हारी बच्ची है, तुम ही पालो इसे। मेरी बेटी है, लेकिन मेरा मन बेटे को पाने का था। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये आपके घर का खून है, जरा सा तो प्यार दिखाइए। माँ, मैं घर जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को लेकर आ जाना। ठीक है बेटा, जा, तू थक गया होगा, जाकर आराम कर ले बच्चा। कुसुम का डर हकीकत में बदल गया था। बेटी होने के बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ और भी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। अरे कुसुम, अभी तक खाना नहीं बनाया? क्या कर रही थी सुबह से? माँ जी, गुड़िया को आज तेज बुखार है, वो रोए जा रही है, इसलिए खाना बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे का बहाना बना रही है ये? बस यही सुनना रह गया था। माँ जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में गुड़िया की तबीयत खराब है। तो तू क्या चाहती है, क्या अभी इस उम्र में मैं काम करूं? बस यही दिन देखना रह गया था। आकाश देख रहा है ना बेटा, ये क्या कह रही है? माँ जी, मेरी बेटी बीमार है, रो रही है। एक दिन आप खाना बना लेंगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की, हैं? मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ।
पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में ले आया। तभी अचानक बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। अरे यह कैसी आवाज है? शायद किसी की बारात आई है माँ। लेकिन इसकी आवाज हमारे घर के बाहर से क्यों आ रही है? आओ माँ, देखते हैं। अरे ये किसकी बारात लेकर आया है कोई, वो भी हमारे दरवाजे पर? पता नहीं माँ कौन है। अरे वो देख, सजी हुई कार भी है और उस पर कोई नाम भी लिखा हुआ है। पढ़ तो जरा, किसका नाम है? कुसुम। अरे इस पर तो कुसुम का नाम लिखा हुआ है। पापा, पापा बारात लेकर क्यों आए हैं? कुसुम चल बेटा, मैं तुझे लेने आया हूँ। पापा ये सब क्या है? और आप? कुसुम, मैंने तुझसे कहा था कि रिवाजों को जितना हो सके निभाना, पर ये तो नहीं कहा था ना कि घुट घुट के जीना, अपना अस्तित्व खो देना, अपनी इज्जत खो देना। नहीं बेटा नहीं, ये सब तुम क्यों सहती रही? पापा, आपको ये सब कैसे? गुड़िया के जन्म होने पर मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें हॉस्पिटल मिलने आए थे। तभी हमने बाहर खड़े होकर इन माँ बेटों की बातें सुन ली थी। पर मैं तुझे रो धोकर नहीं, बल्कि धूमधाम से इस नरक से ले जाना चाहता था। इसलिए बेटी, ये रही तेरी बारात। मैं तुझे यहाँ से शान से ले जाऊंगा। आपको कोई शर्म भरम है भी या नहीं है? समाज की कोई चिंता नहीं है? शर्म की बात आप ना करे तो बेहतर होगा बहन जी। आपने किसी की फूल सी बेटी को नौकरों से भी बदतर तरीके से रखा है। प्यार के नाम पर बस उसे ताने दिए हैं और आप शर्म की बात कर रही हैं। और रही बात समाज की, तो आज इस पूरे समाज के सामने मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मेरा गर्व है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही बेटियां घुट घुट के जीती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तो समाज में किसी को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। आप पूरी जिंदगी अपनी बेटी को संभालेंगे क्या ससुर जी? बेटा, मेरी बेटी आत्मनिर्भर है। वो अपना और अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती है। उसे किसी के भी ऊपर आधार रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने अपनी बेटी को नहीं अपनाया। तुम्हें पता ही नहीं कि बेटियां चीज क्या होती है। वो एक पिता का गर्व होती है। इसलिए आज से मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। मैं उसे पूरे धूमधाम से बैंड बाजा बारात के साथ यहाँ से ले जाऊंगा। बजाओ बैंड। चल बेटा। पूरा मोहल्ला प्यारेलाल के लिए तालियां बजाता है और प्यारेलाल पूरे मान के साथ अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। हमारे समाज में कितने लोग होंगे जो प्यारेलाल की तरह सोच रखते होंगे? अगर ऐसे पिता हर किसी की बेटी के हो तो कोई भी बेटी अपने ससुराल में घुट घुट के नहीं रहेगी। बेटियां बोझ नहीं, बरकत है। कुछ तो बन जा बहू। ये कहानी शुरू होती है रीटा रस्तोगी के घर से। रीटा एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। पर लड़की के जीवन में शादी और करियर के बीच एक रास्ता चुनने का दौर कभी ना कभी तो आ ही जाता है। ऐसा ही दौर आज रीटा के जीवन में भी आ गया था। रीटा का सीनियर विक्रम उसके घर रिश्ता लेकर आया था। रसोई में छिपकर बाहर होती बातों को सुनने की रिया कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे विक्रम आकर खड़ा हो जाता है। क्यों फिक्र कर रही हो रीटा? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हें घर पर बिठा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या और लड़कियां नहीं थी मेरे बैच की जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की सोची? सोचो जरा। वही मैं सोच रही हूँ विक्रम, हम तो एक दो बार ही मिले हैं, फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, वो भी इतनी अच्छी प्रोफाइल के साथ जिसे देखकर किसी के घर की लड़की वाले मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे तुम्हारी करियर की फिक्र होने लगी। पता नहीं शादी के बाद वो लोग तुम्हें आगे करियर परस्यू करने देंगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम बिल्कुल इसी तरह दिखो, एंथुसियास्टिक। शादी के बाद भी एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने करियर के बारे में सोचे। मैं तुम्हें कुछ बनता हुआ दिखना चाहता हूँ रीटा, खुद से भी आगे बढ़ता हुआ। चलो हॉल में चले। रीटा और विक्रम सभी के साथ बैठने के लिए हॉल में जाते हैं, जहां विक्रम की माँ रीटा को देखते ही कहती है, कितनी प्यारी है रीटा। मुझे विश्वास था विक्रम तेरी पसंद पर। चेहरा तो देख किस तरह चमक रहा है बच्ची का। और बताओ बेटा, कितना पढ़ी हो तुम और आगे क्या करना चाहती हो?
वैसे तो मुझे विक्रम ने बता दिया है सब कुछ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। आंटी जी, मैं एमबीए कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर है मेरा। सेकेंड ईयर होते ही मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं एक एमएनसी में काम करना चाहती हूँ। यही मेरा ड्रीम है आंटी। मानना पड़ेगा सुशील जी, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। मैं भी ऐसी ही एक बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब भाग्य में बेटी ना सही, मेरा विक्रम बेटी जैसी बहू ले आया, ये भी तो बेटी बनकर ही रहेगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। तुम भी अपने मन की कहो बेटा। जी, मुझे भी मंजूर है। रीटा को जैसा ससुराल चाहिए था उसे मिल चुका था। अब किस बात की देरी। अच्छा मुहूर्त देखकर रीटा और विक्रम की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश के बाद पहला दिन तो बड़े सुकून से गुजरता है। सुबह में जब सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक से विक्रम की आंख खुलती है। इतने सुबह सुबह रीटा कहाँ चली गई? अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। कहाँ हो तुम रीटा? आँख खुली नहीं इसकी कि रसोई में चली गई। अब तो ही समझा इसे, हाथ की मेहंदी अभी उतरी नहीं और रसोई में बर्तन घिसने लग गई। अरे लोग क्या कहेंगे। ये लड़की बिना, घर में कितने सारे नौकर हैं, वो कब कमाएंगे? विक्रम किचन में रीटा के पास जाकर कहता है। ये सब क्या है रीटा? तुम किचन में क्यों आ गई? कल रात को तुम बहुत थक गई थी। चलो कुछ देर आराम कर लो, मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। रामू काका। रुको रुको रुको, घर में नई बहू के रहते हुए नौकरों से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो इन चीजों से बड़ी प्रॉब्लम थी और आज तुम किसी गृहिणी की तरह बात कर रही हो। अच्छा, अब जो भी है, इतने सवाल जवाब मत करो मुझसे, मुझे काम करने दो। तुम जाकर नाश्ते के टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। किसी संस्कारी बहू की तरह रीटा सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है और जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, वो वहीं खड़ी होकर सभी के चेहरे निहारती रहती है। अरे बहू, तुम भी बैठो। बहू को सभी के साथ खाना खाना शोभा नहीं देता पापा जी। आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है। दोपहर के लिए चावल दाल भी भिगोने हैं, कपड़े भी पड़े हैं। अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ अंदाज कई कई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही विक्रम को। और 2 दिन बाद विक्रम ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बैक टू वर्क। निकलता हूँ रीटा, तुम भी अब देरी मत करो, कल ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। थर्ड सेमेस्टर से तो और ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। अगर अच्छे मार्क्स लाई तुम तो अभी तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ ना। शादी के बाद रीटा का ऐसा बदला अंदाज देखकर विक्रम अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। होता है यार, लड़कियों के साथ यही होता है। शादी के बाद जैसे ही ससुराल की जिम्मेदारी उन पर आती है ना, सारा एम्बिशन धरा का धरा रह जाता है। पति, सास, ससुर, बच्चा, इसी को अपना जीवन समझ लेती है लड़कियां। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस रीटा से प्यार नहीं किया था। मुझे तो मेरी एंथुसियास्टिक एम्बिशियस रीटा चाहिए। मैं उसे मोटिवेट करूंगा। वहां जैसे विक्रम अपने ऑफिस में रीटा के लिए परेशान था, यहाँ घर में कई कई भी वैसे ही रीटा के लिए परेशान थी। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यही सब करना है क्या तुझे? जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहती बेटा? तेरी ट्रॉली से निकाल कर मैंने तेरी किताबें कमरे में बिस्तर पर रख दी है। जा कमरे में और पढ़ाई शुरू कर। जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। खुद के आत्मसम्मान को भूल मत बहू। और घर का काम का क्या है, वो तो नौकर कर लेंगे। रघु के सामने कई कई अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाकर कमरा बाहर से लॉक कर देती है। अब 2 घंटे बाद ये कमरा खुलेगा। अगर ये लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। रात को विक्रम जब घर आता है, सभी नौकरों को सामने खड़ा कर रीटा कहती है, ये रहा आपका अब तक का हिसाब। कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम रीटा? इन्हें निकाल दोगी तो काम कौन करेगा? इस उम्र में मम्मी से काम नहीं होगा और तुम्हें पढ़ना है। घर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। इन चीजों में तुम मत पड़ो, मैं देख लूंगी। जिसे पढ़ाई करनी होती है वो घर संभालते हुए भी पढ़ाई कर सकता है, तुम बीच में मत बोलो। रीटा के आगे विक्रम कुछ नहीं बोल पाता और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आता है रीटा के एग्जाम का दिन। सुबह आज मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले ली थी। तुम्हें एग्जाम दिलाने जो लेकर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और 9 बजे तक रीटा घर का काम ही करती रहती है। गुस्से में जैसे ही विक्रम किचन में उसे लेने जाता है, मम्मी जी मेरे एग्जाम से बस 1 घंटा बाकी है। ट्रैफिक मिल गया तो एग्जाम में पहुंचते पहुंचते ही 1.5 घंटे हो जाएंगे। ये सब मैं आकर कर दूंगी मम्मी जी। अब तक आपने जो कहा मैंने वही किया है।
प्लीज मुझे एग्जाम में जाने दीजिए मम्मी जी। तुझे कितनी बार बोला है बहू कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। अपनी माँ का ये रूप देखकर विक्रम खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर एग्जाम में देरी ना हो जाए इसलिए वो बिना कुछ कहे रीटा का हाथ पकड़े उससे एग्जाम देने ले जाता है। पर लेट हो जाने के कारण रीटा को एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती और उसे रोते हुए अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। ये सब क्या है मम्मी? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? आज इत्तेफाक से जब मैं किचन के बाहर पहुंचा तुम्हारी बात मैंने सुन ली। तुम रीटा को एग्जाम के दिन भी काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सब रीटा खुद अपनी मर्जी से कर रही है, पर इसके पीछे तो तुम थी। तो क्या करती मैं? तू भी तो मेरे सर पर नाच रहा था। एम्बिशियस लड़की लानी है जो जॉब करे। अरे भाई जॉब करे, क्यों करे जॉब? बहू आकर घर के काम नहीं करेगी तो किस बात की बहू हुई वो? देख, मैंने घर के 3 नौकरों को छुट्टी भी दिलवा दी। सारा काम रीटा करती है तो तेरे पैसों की बचत ही करवा रही हूँ ना मैं। और तू मुझ पर चढ़ रहा है। अरे क्यों पढ़ना है इसे? क्यों लगा रहे हैं पैसे? तो इतने दिनों से बस तुम नाटक कर रही थी मम्मी। मैंने सोचा था रीटा कमाएगी तो वो भी हमारे घर में फाइनेंशियली हेल्प कर सकेगी, और वो मेरे पैसों से नहीं पड़ती। रीटा को जब मैंने पैसे देने की बात की तो उसने मुझसे अपने एमबीए की फीस भी नहीं ली। खुद लोन ले लिया और लोन से पढ़ रही वो, जिससे जॉब करके अपने पैसों से वो खुद चुकाएगी। अगर वो वर्किंग रहती तो घर के खर्चे बढ़ते, तब होती मेरी मदद। किसी के घर की बेटी के साथ बहुत गलत किया मम्मी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर विक्रम गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा होशियारी करोगी। अपने बेटे के घर में आग लगाकर क्या मिला तुझे? जैसा नाम वैसी ही हरकत कर दी तुमने कई। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख कई सहम जाती है और रीटा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू। किसी ने सही कहा है, जब एक बहू सास बनती है तो न जाने उसका कौन सा रूप बाहर आ जाता है। जैसे तू नई नई बहू बनी है, मैं भी तो नई नई सास बनी हूँ। मुझसे हो गई गलती, अब सब भूल कर नई शुरुआत करें। और उस दिन के बाद कई कभी अपनी बहू के भविष्य के आगे नहीं आती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लग जाती हैं।